आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आज हम लोग देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये हाइपोथैलेमस है, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि इसका न्यूरल कनेक्शन होता है, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, इसके अपने सेल्स होते हैं, इनको क्योंकि न्यूरो हाइपोफाइसिस है तो मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें जो सेल्स होते हैं दीज आर ग्लाइल टाइप ऑफ द सेल्स। ग्लाइल टाइप सेल्स क्या होता है कि नर्वस टिश्यू के जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं, इनको ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तो ये ग्लाइल टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं, इनकी अपनी कोई सिक्रीशन नहीं होती, ये कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, ये आपने बात याद रखनी है। तो फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है, होता क्या है कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में ये दो न्यूक्लियस है, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एक होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये दो हार्मोन इनमें सिंथेसाइज होते हैं। मेनली सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है एडीएच और थोड़ी सी अमाउंट करता है ऑक्सीटोसिन। इसी तरह पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, मेजर ये हार्मोन इसकी सिक्रीशन होती है ऑक्सीटोसिन। अ लिटिल बिट 1/6 ऑफ द टोटल अमाउंट जो है ये एडीएच भी प्रोड्यूस करता है। अब ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज हुए अलॉन्ग विद द कैरियर प्रोटीन न्यूरोफाइजियन, इसके थ्रू ये एक्सॉन एंडिंग में आके स्टोर हो जाते हैं इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इनको स्टोर कर रहे होते हैं ग्लाइल सेल्स। तो ग्लाइल सेल्स कोई सिक्रीशन नहीं कर रहे होते। मेजर सिक्रीशन कहाँ से होती है, इन दोनों हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं इन द हाइपोथैलेमस। इस बात का प्रूफ ये है कि अगर यहाँ से पिट्यूटरी को कट भी कर दिया जाए तो कट होने के बाद असूलन तौर पे अगर ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज कर रहा होता है तो इनकी सिक्रीशन कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन देखा ये गया कि कट ये स्टार्क का हाइपोथैलेमस से कनेक्शन डिसकनेक्ट होने के बाद भी कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि कट एंडिंग, ये जो कट एंडिंग डेफिनेटली कट हो जानी थी जब यहाँ से कट लगाते तो कट एंडिंग हार्मोन सिक्रीट करने लगे। इसका मतलब क्या था कि ये हार्मोन सिंथेसाइज हुआ इन द हाइपोथैलेमस, जिनकी एंडिंग ने कटिंग के बाद भी थोड़ा बहुत जैसे इनकी रिपेयर हुई तो उन्होंने हार्मोन सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। तो ये दो हार्मोन जो यहाँ पे आके सिंथेसाइज होते हैं और न्यूरोफाइजियन के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि सिंथेसाइज होते हैं पैरावेंट्रिकुलर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में। जब कभी एक्शन पोटेंशियल आता है ये अलॉन्ग डिसेंट डाउन अलॉन्ग दिस नर्व एंडिंग आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एडीएच की रिलीज़ करवा देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जब ये बाहर रिलीज़ होते हैं तो न्यूरोफाइजियन, क्योंकि इनके साथ कैरियर प्रोटीन थी, वो भी साथ रिलीज़ होती है, लेकिन न्यूरोफाइजियन के साथ हार्मोन की बाइंडिंग वीक होती है, तो रिलीज़ के बाद जो क्या होता है आपस में डिटैच हो जाते हैं और हार्मोन अपना अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पिट्यूटरी जिनके नाम पीछे स्टार्ट होते हैं उन सारे ग्लैंड्स की जो हार्मोन सिक्रीशन होगी वो सारी क्या होगी, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स होगी। तो यहाँ पे अब ये क्या नॉनोपेप्टाइड है, यानी कि क्या होता है कि 9 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बाकी सारे सिर्फ फ़र्क क्या होता है यहाँ पर उसने जैसे ये देखें आपने जो अमाइनो एसिड दिखाए गए अप्रॉक्सीमेटली दोनों में सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो एडीएच होता है इसमें फिनाइलएलानिन और आर्जिनिन जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन से इन द ऑक्सीटोसिन। बस ये फ़र्क आपने याद रखना, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ एडीएच और इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। अब एडीएच को कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी डायूरेटिक क्या होता है, इससे आपको फंक्शन की आसानी से समझ आ जाएंगे। डायूरेसिस, पहले एक टर्म आपको पता होनी चाहिए। डायूरेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन, यानी कि लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे यूरिन का जिसमें लॉट ऑफ वाटर हो। ऐसा कब हो सकता है, अब होता क्या है कि ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अब नेफ्रॉन का जो लीड पार्ट होता है ना, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वाटर की, कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट्स। यहाँ से अब क्या होता है कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है। यहाँ पे ये पड़ा हुआ सारा ट्यूब्यूलर फ्लूइड, इससे ट्यूब्यूलर फ्लूइड से ये ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल है। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड यूरिन बन जाता है, तो यूरिन कंसनट्रेटेड होगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर नहीं होगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड है वाटर सारे का सारा ट्यूब्यूलर फ्लूइड में रहता है, और जब ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड यूरिन बनता है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है और डाइल्यूटेड यूरिन होता है। तो और इम्पोर्टेंट बात आपने ये बात याद रखनी है कि जो लेट पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर डिपेंडेंट होती है हार्मोनल डिपेंडेंट एडीएच के। अगर तो एडीएच नहीं आता, जब एडीएच नहीं आएगा तो इस टाइम पे क्या होगा कि सारे का सारा वाटर जो है ये एपिथेलियल सेल्स जो है इम्परमिएबल फॉर द वाटर होंगे, तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ट्यूब्यूलर फ्लूइड जो होगा ये डाइल्यूटेड रहेगा और ऐसे यूरिन बन जाएगा, और यूरिन भी क्या होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी, डाइल्यूटेड होगा। इस फिनोमेना को कहते हैं डायूरेसिस। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एंटी डायूरेटिक इसलिए कहते हैं कि ये एक्ट ही डायूरेसिस फिनोमेना के अपोजिटली कर रहा होता है, यानी कि ये क्या करवाता है कि एंटी डायूरेसिस करवाता है। ये करवाएगा क्या कि ट्यूब्यूलर फ्लूइड में जितना वाटर पड़ा हुआ है ट्यूब्यूलर सेल में उनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, और ये फ्लूइड जो होगा ट्यूब्यूलर फ्लूइड इसको कंसनट्रेटेड करेगा। ये इसी तरह यूरिन बन जाएगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो ये यूरिन को कंसनट्रेट कर रहा होता है, इसलिए उसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब रीअब्जॉर्प्शन ये ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स में किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वो बताता हूँ। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि ये ट्यूब्यूलर सेल है, अगर तो ये इस वाटर ट्यूब्यूलर फ्लूइड में जो पड़ा हुआ है इसके लिए परमिएबल होगा तब ये वाटर इसके अंदर एंटर हो सकता है। अगर ये इम्परमिएबल होगा तो वाटर
सेल के अंदर नहीं एंटर हो सकेगा, वाटर ट्यूबुलर फ्लूइड में रहेगा, इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब ये सेल कब परमिएबल होता है? अब सेल परमिएबल वाटर के लिए उसी वक्त होगा जब वाटर के लिए रास्ते, पाथ्स या समझ लें गेट्स अवेलेबल होंगे, स्पेशलाइज्ड गेट्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू वाटर एंटर हो जाएगा इन सेल के अंदर। उस वक्त वाटर ये जो सेल होगा परमिएबल होगा। लेट्स सपोज मैं 2 सेल बनाता हूँ, एक ये सेल है। अब इस सेल में कोई रास्ता नहीं है वाटर के एंटर होने का, तो ये सेल क्या होगा? इम्परमिएबल होगा। लेकिन अगर इसी सेल में स्पेशलाइज्ड गेट्स अवेलेबल हो जाए इस तरीके से, तो अब क्या होगा कि वाटर इन रास्तों के जरिए सेल के अंदर एंटर हो सकता है। अब ये क्या हो गया? परमिएबल हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक गेट्स हैं, स्पेसिफिक पोर हैं जिनके थ्रू वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है, इनको कहते हैं एक्वापोरिन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सेल इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाएगा तो क्या होगा कि सेल वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगा। यानी कि जब सेल के अंदर एक्वापोरिन इंसर्ट हो जाएंगे सेल की मेम्ब्रेन पे, उस टाइम पे क्या होगा? ये एडीएच वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगा। तो एडीएच सिंपली कैसे रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है? सिंपली सेल को इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदल देता है। यानी कि एक्वापोरिन इंसर्ट करवा के सेल के लिए वाटर के लिए सेल की जो है परमिएबिलिटी ऑफ द वाटर, सेल के लिए वाटर की परमिएबिलिटी को ये बढ़ा देता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्वापोरिन को इंसर्ट करवाता है। एक्वापोरिन असल में क्या होती हैं कि ये वेजिकल्स होती हैं, वेजिकुलर, जो कि साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है। ये जब एक्टिव होंगी उसी वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंसर्ट हो सकती हैं और उसी वक्त सेल की परमिएबिलिटी फॉर द वाटर इंक्रीज हो सकती है। अब ये एक्टिव कैसे हो सकती हैं? ये एक्टिव होती हैं फास्फोराइलेशन से, और फास्फोराइलेशन की किसने करवानी होती है? प्रोटीन काइनेज है। प्रोटीन काइनेज उस वक्त एक्टिवेट हो सकता है जब साइक्लिक एमपी कैस्केड चले। तो अब सिंपल सी बात है कि जो एडीएच है ये एक्ट करता है वाया साइक्लिक एमपी पाथवे। जैसे ही आके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये एडेनिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, एटीपी से साइक्लिक एमपी बनेगा, ये पूरी कैस्केड चलेगी, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, ये अल्टीमेटली वेजिकल्स को फास्फोराइलेट करेगा। जो फास्फोराइलेट करेगा ये एक्टिव हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ये इंसर्ट होगी सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और इस सारे टाइम को कितनी देर लगती है? 5 to 10 मिनट लगते हैं। जब एडीएच रिमूव होगा तो ये रिवर्स इफेक्ट होगा, ये मेम्ब्रेन दोबारा इनएक्टिव होकर रिमूव हो जाएगी मेम्ब्रेन से, और परमिएबिलिटी ऑफ द सेल फॉर द वाटर डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो हमने इसके फंक्शन देख लिए। इसको कभी कभी कह देते हैं वेजोप्रेशन, भी इसको एडीएच के साथ साथ कहते हैं। वेजोप्रेशन इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी एबिलिटी होती है कि स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टरी और इनको कंस्ट्रिक्ट करवा सकता है, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसलिए इसको वेजोप्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ द एडीएच कौन कौन से फैक्टर्स की रिलीज को कंट्रोल करते हैं। पहली बात है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा। जब भी कभी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन पड़े होते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि किस जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सेल्स को कहते हैं ऑस्मोरिसेप्टर। मतलब क्या होता है कि ये ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा को जज कर रहे होते हैं। जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है या लेट्स सपोज पर्सन को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का इंजेक्शन लगाए तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। जब जो कंसनट्रेटेड प्लाज्मा इनके पास से गुजरेगा तो क्या होगा कि जो कंसनट्रेटेड प्लाज्मा वाटर इनसे खींच लेगा। जब वाटर इनसे रिमूव कर लेगा तो ये सेल्स इस फॉर्म से किस में आ जाएंगे? इस फॉर्म में आ जाएंगे, श्रिंक होंगे। जब ये श्रिंक होंगे तो ये सिग्नल रिलीज़ करेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एडीएच रिलीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल रिलीज़ होंगे और ताकि एडीएच रिलीज़ हो, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो जाए। जब अपोजिट इफेक्ट होगा कि लेट्स सपोज हाइपो ऑस्मोलर सोल्यूशन का इंजेक्शन लगाया गया, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी हो गई है कम, तो हाइपो ऑस्मोलर प्लाज्मा जब आएगा तो उस वक्त क्या होगा? लेट्स सपोज हाइपो ऑस्मोलर प्लाज्मा यहाँ पे आए तो वाटर इन सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा, तो ये सेल्स इस फॉर्म से किस में आ जाएंगे? इस फॉर्म में, ये स्वेल हो जाएंगे। जब ये स्वेल होंगे तो ये जो सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जरिए से वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से एडीएच की रिलीज कम होगी और वाटर की जो सिक्रीशन इन द यूरिन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली ऑस्मोलैरिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अच्छा, ये अब दूसरा पोटेंट फैक्टर इसकी रेगुलेशन का है ब्लड वॉल्यूम। जब कभी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो अब क्या होता है कि मोर एंड मोर ब्लड इज़ एंटरिंग इनटू द हार्ट। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड एंटर होगा तो जो एट्रिया इसकी वाल पे स्ट्रेच बढ़ेगा। जब एट्रिया की वाल पे स्ट्रेच बढ़ेगा तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस को, तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस को, ब्रेन को सिग्नल जाएंगे एट्रिया से कि स्ट्रेच ज़्यादा है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। एडीएच की सिक्रीशन जो होगी वो कम कर दी जाएगी ताकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो वाटर की, और जो बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन में चला जाए, और इसके थ्रू क्या होगा? बॉडी की ऑस्मोलैरिटी और ब्लड वॉल्यूम दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्ट कर रहा होता है। वॉल्यूम जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब कभी ब्लड वॉल्यूम 25% तक डिक्रीज हो जाए तो एडीएच की जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इसका काम ही क्या होता है कि ये वाटर को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, वाटर को जो है लॉस नहीं होने देता है एट द डिस्टल ट्यूब्यूल। जब वाटर लॉस नहीं होगा तो ब्लड के अंदर वाटर रिटेन रहेगा, तो इस तरीके से ब्लड वॉल्यूम को ये मेनटेन रखता है। इसके अलावा बैरो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच का जो रिस्पॉन्स देते हैं रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो वो भी यही है कि जब कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर उसी वक्त बढ़ सकता है, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जब कभी ब्लड वॉल्यूम बॉडी का बढ़ेगा तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली बैरो रिसेप्टर की जो स्ट्रेच होगी
जो कैरोटिड साइनस एओर्टिक आर्च पे बैरो रिसेप्टर पड़े हुए हैं उनको स्ट्रेच ज़्यादा फील होगा, वो इनहिबिटरी सिग्नल अगेन सेंड करेंगे। तो इस बैरो रिसेप्टर पल्मोनरी रिसेप्टर वो भी इसका रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ब्लड वॉल्यूम को, और ब्लड वॉल्यूम को इंटरन रेगुलेट कर रहा होता है एडीएच। तो इस तरीके से जब कभी ब्लड वॉल्यूम कम होगा एडीएच की रिलीज ज़्यादा होगी ताकि बॉडी के वाटर को कंजर्व किया जाए, और जब कभी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा जो होगा कम होगा उस टाइम पे इसकी रिलीज़ ज़्यादा होगी, जब कभी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसकी रिलीज़ कम। अच्छा जी, अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है। ये इसका थोड़ा सा फंक्शन बहुत इजी सा लिखा हुआ है। ये होता है पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियस से रिलीज़, और ये करवाता है क्या, दो काम करवाता है। एक तो प्रेग्नेंट यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी की डिलीवरी हो सके। अब इसके जो है इस बात को तीन बातें जो है वो जो है इसका प्रूफ है। ये देखा गया है कि जब कभी लेबर का टाइम नज़दीक आता है तो क्या होता है कि फ़ीमेल में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा हुआ था। एक तो ये वजह है कि जो हम कहते हैं कि ये जो प्रेग्नेंट यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस दूसरी बात इसको सपोर्ट करती है वो ये है कि अगर कभी हाइपोफाइसेक्टमाइज्ड फीमेल है, ऐसी है कि जिसमें जो है हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया, ऑक्सीटोसिन नहीं आ रहा, तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ द लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगा, मतलब लेट होगी डिलीवरी। और तीसरी बात क्या है कि अगर सर्वेक्स को स्टिमुलेट किया जाए तो ऑक्सीटोसिन की रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये करवाता है इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्राम द ब्रेस्ट। ये कैसे करवाता है ये मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ मिल्क लेट डाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होगा क्या कि जैसे बेबी शकल करता है, निपल को सक करता है, तो क्या होता है कि यहाँ से सेंसरी इम्पल्सिस जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं सेंसरी नर्व्स, पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रावेंटिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ब्लड के थ्रू, ये ब्रेस्ट पे आता है। ब्रेस्ट पे आने के बाद अब क्या होता है, ये यहाँ पे ये देखें, ये एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द पड़े हुए होते हैं मायो एपिथेलियल सेल। ये इन सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ट होंगे तो यहाँ से मिल्क इजेक्ट होगा बाहर, तो इस तरीके से ये मिल्क लेट डाउन करवाता है। तो ये हमने सारा गाइडेंस चैप्टर नंबर 76 कंप्लीट कर लिया। अगर कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।